स्वर, हमने पढ़ा था कि स्वर क्या होते हैं। स्वर जो है अपने आप उच्चारित होने वाली ध्वनि है। ऐसे वर्ण जो अपने आप उच्चारित होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, और ये स्वतंत्र एवं निर्बाध रूप से मुख विवर से बाहर आते हैं, इसलिए इन्हें स्वर कहा जाता है। अब स्वर की विशेषता एक है, आज का अपना टॉपिक है स्वर का विभाजन। है वे एक तो स्वतंत्र होते हैं एवं निर्बाध रूप से विवर से निःसृत होने वाली ध्वनि। अब स्वर की एक मुख्य विशेषता है कि ये अल्प प्राण होते, अल्प प्राण एवं सघोष। एक पहली बात तो है अल्प प्राण, यानी अल्प प्राण, प्राण यानी श्वास, जो हम सांस लेते हैं वो कितनी मात्रा में लेते हैं उस हिसाब से अल्प प्राण एवं महाप्राण विभाजन होता है वर्णों का। तो उस तरीके से हम देखें तो अल्प प्राण स्वर जो है वो अल्प प्राण है और सघोष है। क्योंकि जब स्वर का उच्चारण किया जाता है तब हमारी जो स्वर तंत्रिया है वो पूरी की पूरी झंकृत हो जाती है, और झंकृत होते हुए स्वर तंत्रिया जहां आती है वहां पर सघोष होता है, और श्वास वायु के आधार पर ये अल्प प्राण है। श्वास वायु के आधार पर स्वर जो है वे अल्प प्राण है, और स्वर तंत्री के झंकृत होने के आधार पर ये अघोष ना होकर सघोष इकाई है। ये स्वर की दो तीन बातें हैं। फिर हम बात करते हैं स्वर के विभाजन की। अलग अलग आधार पर स्वर का अलग अलग विभाजन होता है। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर यानी जो वर्ण उत्पन्न हुए उसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, तो उत्पन्न होने के आधार पर स्वर दो प्रकार के। पहला है मूल स्वर, और दूसरा है संध्येय स्वर। मुख्य रूप से दो भेद है। मूल स्वर वे होंगे जिनका आगे विभाजन नहीं होता है, अर्थात आगे उसके टुकड़े नहीं होते। विभाजन या टुकड़े नहीं होते। मूल स्वर का कभी आगे विभाजन, खंड या टुकड़े नहीं होते हैं। हिंदी में जो मूल स्वर है वे कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री, ये चारों हिंदी में मूल स्वर है। अ, ई, उ और री। उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर है अ, ई, उ और री। एवं अब हम बात करते हैं संध्येय स्वर। संध्येय स्वर का अर्थ हुआ कि दो स्वरों के मेल से बनने वाला वर्ण, दो स्वरों के मेल से बनने वाला स्वर। अब संध्येय स्वर जो है उसके भी पुनः दो भेद होते हैं, क्योंकि दो प्रकार के स्वर संध्येय स्वर में मिलेंगे। पहला है दीर्घ स्वर और दूसरा है संयुक्त
स्वर। तो हम बात कर रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वर, उसके मुख्यतः दो भेद हैं। अगर सवाल बन जाए कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं, तो उत्तर होगा मूल स्वर एवं संदेह स्वर, अर्थात दो भेद। लेकिन संदेह स्वर के पुनः दो भेद है, पहला है दीर्घ स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर। अब दीर्घ स्वर कौन से हैं? जो एक समान स्वर मिलकर जब नए स्वर का निर्माण करते हैं तब वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब दीर्घ स्वर कौन से हुए? जैसे अ धन अ बराबर आ, ई धन ई बराबर ई, अ धन अ बराबर आ, ई धन ई बराबर ई, और उ धन उ बराबर उ। यानी दो समान स्वर मिलकर के, मूल स्वर मिलकर के एक नए स्वर का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। अब है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर जो है वे दो असमान स्वर के मेल से, यानी उत्पत्ति के आधार पर ही बात चल रही है, दो प्रकार के स्वर है, मूल स्वर एवं संदेह स्वर। उसमें भी संदेह स्वर जो है उसके वापस दो भेद है, दीर्घ स्वर एवं संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर कौन से होंगे? जिसमें दो असमान स्वरों का मेल हो। यानी ऐसे स्वर जिसमें दो असमान स्वरों का मेल हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। अब कौन कौन से हैं? ए, ओ, आई, औ। अब इन दोनों को इस प्रकार से लिखने का कारण यह है कि ये दोनों प्रारंभिक है, ये तो है गुण स्वर, और दो लास्ट वाले हैं, ये है अपने वृद्धि स्वर। तो इसमें गुण का परिवर्तन हुआ है, अ धन ई बराबर ए, और ओ है अ धन उ बराबर ओ। अब बड़ा उ भी हो सकता है, बड़ी ई भी हो सकती है। अब आई, ये तो इसमें गुण का परिवर्तन हुआ, गुण स्वर, और इन्हीं गुण स्वरों को हम गुण संधि भी कहते हैं। अर्थात जहां किसी शब्द में दो स्वर मिलाकर गुण में परिवर्तन कर देते हैं, वो गुण संधि होती है। और दूसरा है आई, तो आई में क्या है? अ धन ए बराबर आई, एवं अ धन ओ बराबर औ। इसमें एक एक मात्रा में वृद्धि होगी, एक एक मात्रा में वृद्धि हो गई। वृद्धि होते ही इन्हें कहेंगे वृद्धि स्वर। ये इस प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर अपने स्वर विभाजन पूर्ण होता है। अब अगला है मात्रा के आधार पर या उच्चारण समय के आधार पर स्वरों के भेद। मात्रा के आधार पर या फिर उच्चारण समय के आधार पर स्वरों के भेद। अब मात्रा क्या होती है? कल हमने जैसे बात की थी कि मात्रा जो है वो जो व्यंजन के साथ स्वर जिस रूप में लगता है या जितना समय उस स्वर के उच्चारण में लगता है, तो उस उच्चारण समय को हम कहते हैं मात्रा। तो मात्रा के आधार पर या उच्चारण समय के आधार पर स्वर के भेद। मात्रा या उच्चारण समय के आधार पर स्वर के मात्रा या उच्चारण समय के आधार पर स्वर के भेद।
कौन कौन से हैं? हमने पहले भी बात की है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर मतलब एक मात्रा लगेगी, एक मात्रिक। दीर्घ स्वर मतलब 2 मात्रा का समय लगेगा और प्लुत स्वर मतलब 3 मात्रा का समय लगेगा। तो मात्रा के या उच्चारण समय के आधार पर स्वर के भेद 3 हैं। सबसे पहला है ह्रस्व स्वर, जिसे हम लघु स्वर भी कह सकते हैं। कौन कौन से होंगे? वही जिनमें सबसे कम समय लगता है, अर्थात कौन से? मूल स्वर अ, ई, उ एवं री। इनको बोलने में सबसे कम समय लगता है, तो ये मात्रा या उच्चारण समय के आधार पर स्वर। फिर है दीर्घ स्वर, या जिन्हें हम कहते हैं गुरु स्वर। तो ये होंगे कौन कौन से? आ, ई, जहां पर 2 मात्रा का समय लग रहा है। आ, ई, ए, आई, एक ऊ रह गया, ऊ, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, आउ। ये 7 हो गए दीर्घ स्वर और 4 हो गए ह्रस्व स्वर। ये 11 के 11 अपने इधर आ चुके हैं। अब अपना रहा प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर जो है, प्लुत स्वर, ये मूलतः संस्कृत का स्वर या मात्रा है, लेकिन ओम या इस प्रकार के कुछ शब्दों में कभी कभी इसका प्रयोग हिंदी में भी हो सकता है। तो इसमें 3 मात्रा जितना आपने समय लगेगा तो त्रिमात्रिक होगा, त्रिमात्रिक स्वर। और इसमें 3 मात्रा का समय लगता है, नाम से ही लग रहा है, और इसका चिन्ह है एस की तरह, और ओम जैसे शब्द इसमें आते हैं। ओम, इसमें 3 मात्रा जितना समय लगे। ये अपना हुआ मात्रा या उच्चारण समय के आधार पर स्वरों के भेद। अब अगला है होठों की आकृति के आधार पर स्वरों के भेद। अलग अलग आधार पर स्वर के अलग अलग भेद है। तो ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। की आकृति, यानी जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तब उस समय हमारे होठ किस प्रकार के बन जाते हैं, उनकी आकृति किस प्रकार की हो जाती है, उसके बारे में हम इनके भेद पढ़ेंगे। तो कौन से हैं? 2 है मुख्य रूप से, और तीसरा एक उदासीन होगा। ओष्ठाकृति के आधार पर वर्तुलित, वर्तुलित जिसे हम कहते हैं वर्तामुखी, वर्तामुखी स्वर। वर्तामुखी यानी वर्त की आकृति के या गोलाकार। और दूसरा है अवर्तुलित, अवर्तुलित स्वर या अवृतामुखी स्वर, अवृतामुखी स्वर। तो इसमें नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की आकृति गोल हो जाती है, होठों की आकृति गोलाकार हो जाती है, उन्हें हम कहते हैं वर्तुलित। और इसमें होठों की आकृति फैली हुई रहती है, तो इन्हें हम कहेंगे अवर्तुलित। तो यहां पर वर्तुलित में कौन कौन से आ सकते हैं? ऊ आएंगे, ऊ, ऊ, ओ, आउ। और इसके साथ साथ एक और है जिसे हमने अंग्रेजी से ग्रहित किया है, जो आजकल अपनी हिंदी में मान्य हो चुका है, वो है ओ। डॉक्टर जो लिखते हैं, डॉक्टर अंग्रेजी का स्वर है, लेकिन आजकल हिंदी में मान्य
हो चुका है, ये भी वर्तुलित में आएगा। इसे हम वर्तामुखी भी कह सकते हैं या व्रतमुखी भी कह सकते हैं। और वर्तुलित और भी वर्तुलित होगा क्योंकि इसमें हमारे होठ इसे बोलते समय गोलाकार हो जाते हैं। इसे गृहीत स्वर कहा जाता है। कैसा स्वर कहा जाता है? गृहीत। गृहीत कहने का कारण ये है कि ये अंग्रेजी से आया है, अंग्रेजी में इसका प्रयोग होता है और अपने हिंदी में पहले ये नहीं था, इस वजह से इसे गृहीत स्वर भी कहा जाता है। अब ये हो गए वर्तामुखी। अब अवर्तामुखी या अवर्तुलित स्वर कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। कौन से हैं जो बाकी रह गए? सारे के सारे आएंगे। तो कौन आएगा? अ, आ, ई, ई, री, अ, आ, ई, री, ए, आई। ये सारे के सारे अवर्तामुखी या जिन्हें हम कहते हैं अवर्तुलित। इनके उच्चारण के समय होठ बिल्कुल गोलाकार नहीं होते। ये इस प्रकार से ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद है। लेकिन इसमें एक मिस्टेक ये हुई कि जो अ है उसे बोलते समय अ को जब हम बोलते हैं तब ना तो मुंह पूरा का पूरा वृत्त की तरह गोल बन जाता है या वर्तुलित हो जाता है और न ही पूरी तरह होठ फैले हुए रहते हैं। तो इसमें ये दोनों प्रकृतियां शामिल नहीं हो रही है। इस वजह से अ जो है उसे हम नोट डाल करके अलग से लिखेंगे। नोट करके अ उदासीन स्वर है, उदासीन स्वर है। इसका कारण ये है कि न तो इसके उच्चारण में होठ पूरी तरह से गोल होते हैं और न ही पूरी तरह से फैल जाते हैं। उदासीन स्थिति हो जाती है, न्यूट्रल हो जाता है। होठ न्यूट्रल हो जाने के कारण अ को उदासीन कहते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लिया जाता है कि उदासीन स्वर कौन सा है, तो हमारा उत्तर होगा अ। उदासीन स्वर है। अब हम बात करते हैं स्वर के अगले भेद की। अगला हमारा प्रमुख आधार होगा जीवा की स्थिति के आधार पर। हमारी जो जीभ है उसकी स्थिति मुख में कहाँ रहती है? आगे रहती है या पीछे रहती है या मध्य में रहती है? इस स्थिति या भाग, कौन सा भाग ज्यादा सक्रिय रहता है, सक्रिय कौन सा भाग रह रहा है, उसके आधार पर अब हम स्वर के भेदों की बात करते हैं। तो हेडिंग क्या होगा? जिह्वा की स्थिति या भाग की सक्रियता के आधार पर। जिह्वा की स्थिति या भाग की सक्रियता के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार। 3 प्रकार के स्वर है। सबसे पहला होगा जिसमें जीभ का अगला भाग सक्रिय होगा, तो उसे हम कहेंगे अग्र स्वर। दूसरा जिसमें जीभ का मध्य भाग सक्रिय होगा उसे हम कहेंगे मध्य स्वर। एवं तीसरा जिसमें जीभ का पिछला जो हिस्सा है, जो पिछला हिस्सा है हमारी जिह्वा का, वो सक्रिय रहे तो उसे हम कहेंगे पच स्वर। तो अब नाम के अनुसार ही हम बात करते हैं। अगर स्वर का अर्थ हुआ जीभ या जिह्वा जो हमारी है उसका अगला हिस्सा या जो बिल्कुल आगे का हिस्सा है वो सबसे ज्यादा सक्रिय रहे, तो वो होगा अग्र स्वर। अब अग्र जो स्वर है वे कौन कौन से हैं?
उस पर अगर हम बात करें तो अग्र स्वर बोलने में भी हम देख सकते हैं ई अगला हिस्सा है, ई, इसमें भी अगला हिस्सा ज्यादा सक्रिय लग रहा है, बोलकर देख सकते हैं। री, री में भी जीभ का अगला हिस्सा, और अब और ई से मिलकर बनती क्या है, ई के नजदीक कौन से स्वर आते हैं, ए और आई। तो ए और आई में भी जीभ है, जीभ का अगला हिस्सा सक्रिय रहेगा, इसलिए ये भी इनके साथ आएंगे, ए आई। इसमें परिभाषा कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है, जिह्वा का अगला या अग्रभाग सक्रिय। जहां पर जीवा का अगला या अग्रभाग सक्रिय है वो अग्र स्वर होंगे, और मध्य स्वर में जीवा का बिल्कुल मध्य का भाग सक्रिय होगा, जिसमें जीभ इधर उधर सरकती नहीं, सरकती है ही नहीं, ज्यादा जीभ अपनी जगह पर रहती है। अग्र स्वर में जीभ थोड़ी सी आगे की ओर सरक जाती है। अग्र स्वर जो है उसमें जीवा जो है वो आगे की ओर सरक जाती, जीवा आगे की ओर सरक जाती है, किसमें, अग्र स्वर। एवं मध्य स्वर में जीवा अपने स्थान पर ही रहती है, अपने स्थान पर ही रहती है, ज्यादा आगे पीछे नहीं होती, वो है उदासीन स्वर, जिसे हम अ कहते हैं, अ। इसमें जीवा का मध्य भाग सक्रिय, मध्य भाग सक्रिय एवं स्थिर। इसमें ज्यादा जीवा जो है अपनी वो आगे पीछे नहीं होती, इसलिए इसे कहते हैं मध्य स्वर, वो केवल एक ही है, अ। तो उदासीन स्वर आया, उसका भी उत्तर था अ, मध्य स्वर आया, इसका भी उत्तर है अ। अब है पक्ष स्वर। पक्ष स्वर कौन से होंगे, जिनमें जीवा का पक्ष भाग या सबसे पिछला हिस्सा सक्रिय रहेगा, और उसमें जीभ पीछे की ओर जाएगी। जब हम उन स्वरों का उच्चारण करेंगे तब जीवा हमारी है वो पीछे की ओर जाएगी। ऐसे कौन से हैं, सबसे पहला इधर इधर आ गया तो आ हो गया, आ को हम उच्चारित करते हैं तो आ, हम देख सकते हैं कि जीवा का पिछला हिस्सा इसमें आ रहा है, आ आया है तो ओ भी इसके साथ आएगा, ओ। फिर है उ, उ, आ, ओ, उ, उ, आउ। ये सारे के सारे जब उच्चारित होंगे तब जीवा का पिछला हिस्सा सक्रिय रहेगा, अ, ओ, उ, ओ, आउ। इनका उच्चारण करते समय हमारी जीवा का पिछला भाग सक्रिय रहता है। पिछला भाग सक्रिय, जीवा का पिछला भाग सक्रिय रहता है, और इसमें जीवा पिछली तरफ या पीछे की तरफ हमेशा सरकेगी। तो इसमें आगे की तरफ सरकने की बात आई, इसमें कहीं भी नहीं जा रही थी, जीवा अपने स्थान पर थी, और इसमें जीवा का पिछला भाग सक्रिय होगा तो जीवा किस साइड में जाएगी, पिछले साइड में या पीछे की साइड में। और वे पक्ष स्वर कौन कौन से हैं, आ, ओ, ओ, अब, ये है पक्ष स्वर। इस प्रकार से ये अपना हुआ जीवा की स्थिति या भाग की सक्रियता के आधार पर स्वरों के 3 भेद। अब है जीवा की ऊंचाई या मुख खुलने के आधार पर स्वरों के भेद। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि जीवा की ऊंचाई या मुख खुलने के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं, तो उत्तर होगा 4। अब जीवा की ऊंचाई के आधार पर एवं मुख खुलने के आधार पर किस प्रकार से है, उसमें 2 शब्द मुख्य रूप से आते हैं। पहले तो हमें हेडिंग लगानी है,
जिह्वा की या मुख खुलने के आधार पर स्वर। 4 है संख्या, संख्या में कितने हैं? 4 है। अब इसमें दो मुख्य बात रहती है, मुख खुलना एवं जिह्वा की ऊंचाई। तो मुख खुलने और बंद होने की जहां बात आती है वहां दो शब्द मुख्य रूप से आते हैं। पहला शब्द है संवृत्त, संवृत्त, और दूसरा है विवृत्त। तो संवृत्त जो है उसका तो अर्थ होगा पूरी तरह से बंद या थोड़ा सा खुला। पूरी तरह से बंद, अब पूरी तरह से बंद तो होगा तो किसी भी स्वर का या किसी भी वर्ण का उच्चारण हम नहीं कर पाएंगे। तो संवृत्त में बंद जैसा ही मुख रहेगा, तो पूरी तरह से बंद संवृत्त। और विवृत्त का अर्थ होता है पूरी तरह से, इसका जस्ट विलोम है, संवृत्त का विलोम शब्द है विवृत्त, पूरी तरह से खुला। विवृत्त का अर्थ है पूरी तरह से खुला और संवृत्त का अर्थ है पूरी तरह से बंद। इन दो शब्दों को हमने समझा, इसी के आधार पर जिह्वा की ऊंचाई या मुख खुलने के आधार पर स्वरों के 4 भेद। सबसे पहला है संवृत्त स्वर, संवृत्त स्वर, ये तो हो गया मुख के खुलने के आधार पर। अब दूसरा एक अपने पास क्या था? जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर। तो जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर इन्हें हम क्या कहेंगे? उच्च स्वर कहेंगे। उच्च स्वर, उच्च स्वर, जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर उच्च स्वर और मुख खुलने के आधार पर हो गया संवृत्त स्वर। अब संवृत्त स्वर कैसे बना? संवृत्त यानी इसमें इन स्वरों के उच्चारण के समय मुख लगभग पूरा का पूरा बंद रहेगा, उन्हें हम कहेंगे संवृत्त स्वर। मुख की आकृति लगभग बंद के समान ही रहेगी। और ऊंचाई की बात करें तो इन स्वरों के उच्चारण के समय जिह्वा सर्वाधिक ऊंचाई तक जाएगी, सर्वाधिक ऊंचाई तक जाएगी। सर्वाधिक ऊंचाई तक जाएगी, इसीलिए इनका नाम भी क्या है? उच्च स्वर। उच्च स्वर यानी जिह्वा सर्वाधिक ऊंचाई तक जाएगी। अब उच्च स्वर कह दिया, संवृत्त कह दिया, अब इसमें आएंगे कौन कौन? संवृत्त स्वर या जिन्हें हम उच्च स्वर कहते हैं वे कौन कौन से हैं? एक तो है ई, दूसरा ई, उ एवं ऊ। जब इनका उच्चारण किया जाता है, हम अगर इनकी प्रैक्टिस करें तो हमें पता चलेगा कि इनका उच्चारण करते हैं तब मुख सर्वाधिक मात्रा में बंद होता है एवं दूसरा इसमें जिह्वा की ऊंचाई सर्वाधिक ऊपर तक जाती है। इसकी हम एक कमरे में बैठकर प्रैक्टिस करेंगे तब पता चलेगा। पूरा वैज्ञानिक विधि के आधार पर यह विवरण किया हुआ है। ये जो वर्गीकरण है वो वैज्ञानिक तरीके से किया हुआ है। तो ये है संवृत्त स्वर। अब संवृत्त स्वर में आए ई, उ। इसमें क्या होता है? मुख सर्वाधिक मात्रा में बंद रहता है एवं जिह्वा सर्वाधिक ऊंचाई पर रहती है। दो ही बात मुख्य है, एक तो मुख का बंद एवं खुला रहना, दूसरा है जिह्वा की ऊंचाई। इनको ही समझना है। इसके आधार पर संवृत्त कौन कौन से हो गए? ई, उ। ये 4 हो गए संवृत्त स्वर। अब अगला भेद है अपना अर्ध संवृत्त स्वर। वही बात वापस होगी, जिह्वा की ऊंचाई और बंद एवं खुला होना, तो अर्ध संवृत्त नाम है। और दूसरा
इसका नाम हो जाएगा उच्च। उच्च शब्द जो आया है, उच्च के बाद निम्न लगा दें, उच्च के बाद, यानी रहेगा तो उच्च, आगे विवर्त आ रहा है उससे तो उच्च होगा, लेकिन अर्ध विवर्त से उच्च होगा, लेकिन इस संवृत्त से थोड़ा सा नीचे होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? उच्च निम्न स्वर। उच्च निम्न स्वर। उच्च निम्न स्वर। अगर हम बात करें कि भाई अर्ध संवृत्त है, उसका ऊंचाई के हिसाब से क्या नाम है, जीवा की जो ऊंचाई है उसके हिसाब से उसका नाम होगा, संवृत्त का नाम क्या था? उच्च स्वर। संवृत्त का नाम था उच्च स्वर। तो जो उच्च है उसमें सर्वाधिक ऊंचाई पर जीवा थी, एवं उच्च निम्न में क्या होगा? होगी तो ऊंचाई पर, लेकिन संवृत्त या उच्च स्वर से थोड़ी सी कम ऊंचाई पर होगी, इसलिए इसका नाम हो जाएगा उच्च निम्न स्वर। अब इन्हें अर्ध संवृत्त क्यों कहते हैं? क्योंकि संवृत्त स्वर में जो मुख की आकृति लगभग जो बंद रहती है, उसकी जगह अर्ध संवृत्त में थोड़ा सा मुख या लगभग आधे के बराबर मुख खुला रहता है, इसलिए इसे अर्ध संवृत्त कहते हैं। आधा मुख बंद, आप आधा मुख बंद कहो या आधा मुख खुला कहो, बात तो एक ही होगी। तो अर्ध संवृत्त में होगा क्या? मुख जो संवृत्त में पूर्णतया बंद था उससे थोड़ा ज्यादा खुल जाएगा, और आगे जो अर्ध विवृत आएगा उससे इसमें कम खुलेगा। ये बात है, यहां पर हम लिख सकते हैं। लिखना क्या है इसमें, समझ में आ गया? इसमें मुख संवृत्त की तुलना में ज्यादा खुला, और ऊंचाई के स्तर पर देखें तो जीवा संवृत्त से थोड़ी कम ऊंचाई तक जाती, लेकिन आगे जो दो भाग आएंगे उनसे ये ज्यादा रहेगा, उनसे ये जो अर्ध विपरीत आएगा उससे ये ज्यादा है। मुख संवृत्त की तुलना में ज्यादा खुला रहेगा, अर्थात बंद थोड़ा कम रहेगा, और जिह्वा जो है वो संवृत्त से थोड़ी कम ऊंचाई पर रहेगी। अब अर्ध संवृत्त है कौन से? ये दो है अर्ध संवृत्त। कौन कौन से हैं? ए और ओ। ए ओ, ए ओ जो है वे अर्ध संवृत्त है। ए एवं ओ, ई आगे संवृत्त में, ए और ओ अर्ध संवृत्त। अर्ध संवृत्त में ए एवं ओ आएंगे, विवृत्त में वापस आ आएगा। बिल्कुल सही है। ए और ओ, ये ई और ऊ के जस्ट बाद ए ओ, ए ओ दोनों अर्ध संवृत्त में आएंगे, और अर्ध विवृत्त में आई और औ आएंगे। बिल्कुल, ये मुख के खुलने के आधार पर है, तो इन्हें हम प्रैक्टिस के आधार पर देख सकते हैं। अब है अगला, इसी में जीवा के आधार, जीवा की ऊंचाई एवं मुख के खुलने के आधार पर अगला जो भेद है वो है विवृत। इसे हम दूसरा क्या नाम दे सकते हैं? निम्न स्वर। निम्न स्वर, निम्न स्वर। अब निम्न स्वर कहने का अर्थ ये है कि जीवा की सबसे कम इसमें जीवा की ऊंचाई सबसे कम विवृत स्वर में रहती है। और विवृत इसका नाम क्यों है? क्योंकि मुख पूरा खुला रहता है। इसको जब हम बोलेंगे मुख पूरा का पूरा खुला। विवृत आ है, आ बोलते ही आ हमने बोला तो मुख हमारा पूरा का पूरा खुल जाएगा, और विवृत में अकेला ही आएगा आ।
उसमें पूरा का पूरा मुख खुल रहा है। तो विवृत स्वर कौन सा है? आ। एक ही है तो महत्वपूर्ण है और इसमें मुख भी पूरा पूरा खुला रहता है। संवृत का बिल्कुल उल्टा है और इसमें एक ही आता है विवृत स्वर में, वो है आ। अब इससे अगली कड़ी है, इसका थोड़ा सा अगला रूप अर्ध विवृत स्वर। इसमें जो मुख की आकृति है वो तो अर्धविवृत होगा। अब दूसरा देखो, इसमें निम्न नाम था। क्या नाम था? निम्न स्वर। तो अब अर्धविवृत का नाम अपने क्या हो जाएगा? इस निम्न के साथ उच्च लगा देना। निम्न के साथ क्या लगा देना है? उच्च। निम्न के साथ उच्च लगा देना है, अर्थात निम्न से थोड़ा सा ज्यादा। वहां पर अर्ध संवृत में क्या था? बहुत ज्यादा से थोड़ा कम। यहां है बहुत कम से थोड़ा सा ज्यादा। तो उन दोनों के बीच की ये कड़ी है अर्ध विवृत। इसका नाम होगा दूसरा निम्न। यहां पर निम्न पड़ा है। विवृत को हमें पक्का पता है कि निम्न स्वर कहते हैं, तो हम अर्ध विवृत के लिए नया नाम आराम से रख सकते हैं, निम्न उच्च स्वर। निम्न उच्च स्वर। अब इसे अर्ध विवृत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मुख विवर विवृत की बजाय कम, तो अर्ध विवृत स्वर में मुख विवर विवृत से थोड़ा कम खुल जाता है और अर्ध संवृत से थोड़ा ज्यादा। लेकिन अब हम बात करते हैं जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर। तो इसमें जो निम्न उच्च स्वर इसका नाम है, इसमें जिह्वा विवृत स्वर की बजाय थोड़ा ऊपर उठती है। यानी विवृत स्वर आ जो है उसमें जिह्वा बिल्कुल उठती ही नहीं है, बिल्कुल बहुत कम उठती है ऊपर की ओर, और इसमें थोड़ी सी जिह्वा ऊपर की ओर उठ जाती है। इसलिए इसे कहते हैं निम्न उच्च स्वर, यानी निम्न से थोड़ा सा ज्यादा। और अर्ध विवृत स्वर हमारे है कौन कौन से? अ, ओ, आई, औ। अ है, ओ है, आई है, औ है। अर्ध विवृत में कौन कौन है? अ, ओ, आई, औ। ये चार स्वर है अर्धविवृत। इस प्रकार से यह जो मुख के खुलने या जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर चार प्रकार के स्वर थे। अब हम मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर, यानी मुख में जो हमारी मांसपेशियां हैं उनकी दृढ़ता के आधार पर स्वरों के भेद पर बात करते हैं। की मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर स्वर, इस आधार पर भी तीन स्वर है। सबसे पहला है शिथिल, यानी जिसमें मांसपेशियां दृढ़ नहीं रहती। शिथिल स्वर कौन से होते हैं? जिनमें मांसपेशियां सबसे कम दृढ़ रहती है या शिथिल रहती है। और दूसरा है मध्यम स्वर, और तीसरा है दृढ़ या कठोर स्वर। नाम से पता चल जाता है कि दृढ़ता के आधार पर है। शिथिल स्वर कौन से होंगे? जिनमें मांसपेशियां बहुत कम दृढ़ रहेगी। मध्यम स्वर कौन से होंगे? जिसमें मांसपेशियां न तो ज्यादा शिथिल हो, अर्थात जिनमें तनाव ज्यादा ना हो और उनको बोलने में न ही बिल्कुल कम तनाव हो, मध्यम या औसत प्रकृति का तनाव महसूस हुए तो मध्यम स्वर में आएगा।
तो इसमें हम लिख सकते हैं इसमें कि मांसपेशियां मांसपेशियों में सबसे कम तनाव या खिंचाव। अब जो शिथिल स्वर है वे कौन कौन से हैं, इस पर अगर हम बात करें तो शिथिल स्वर अपने होंगे अ, ई और उ। अ है, ई है और उ। अ, अ, ई, उ के उच्चारण में मांसपेशियों में खिंचाव बिल्कुल कम होता है या तनाव बिल्कुल कम रहता है, तो इन्हें कहा जाता है शिथिल स्वर। अ, ई और उ। मध्यम स्वर ऐसे स्वर जिनमें मांसपेशियां मांसपेशियां न तो ज्यादा खिंचाव करती है व न बिल्कुल शिथिल यानी औसत। एवं मध्यम स्वर कौन कौन से होंगे, ए एवं ओ। मध्यम स्वर जो है वो है ए एवं ओ। ए ओ मध्यम स्वर, ए ओ मध्यम स्वर, ए ओ। अब है दृढ़ या कठोर स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मांसपेशियां सर्वाधिक तनाव महसूस करती है या खिंचाव महसूस करती है या जिनमें दृढ़ता सबसे ज्यादा होती है, उन्हें हम कहते हैं दृढ़ या कठोर स्वर। दृढ़ या कठोर स्वर सबसे ज्यादा खिंचाव युक्त। मांसपेशियों में जहां सबसे ज्यादा खिंचाव महसूस किया जाता है उन्हें दृढ़ या कठोर स्वर कहा जाता है। अब दृढ़ या कठोर स्वर कौन कौन से हैं, ई, उ, ओ और औ। ई, उ, ओ, औ, ये चार है दृढ़ या कठोर स्वर। ई, उ, ओ, औ दृढ़ या कठोर स्वर है। दृढ़ या कठोर स्वर। इस प्रकार से मुख की मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर तीन प्रकार के स्वर है, शिथिल, मध्यम एवं दृढ़। अब स्वर का अगला जो भेद है उसमें है जाति का आधार। जाति के आधार पर जाति के आधार पर स्वर। जाति के आधार पर यानी समान गुण धर्म या समान जाति जो एक साथ रहते हैं, एक साथ रहने वाले वर्ग होंगे वे तो हो जाएंगे सजातीय, और जो अलग अलग गुण रखते हैं या जिनकी अलग अलग जाति है, अलग अलग पहचान है, अलग अलग उच्चारण स्थान है, वे हो जाएंगे विजातीय। तो इस आधार पर भी स्वर दो प्रकार के हैं, कौन कौन से, सजातीय स्वर और दूसरा है विजातीय अब सजातीय स्वर हमने अभी बात की, कौन से होंगे, जिनकी जाति या गुण धर्म एक है, जिनका उच्चारण स्थान एक है, ऐसे होंगे जैसे आ, अ, आ, ई, उ, उ,
ये सब के सब आएंगे सजातीय। और विजातीय में ए के साथ आई आ गया, ओ के साथ औ आ गया। ये इस प्रकार से अगर आए जिनका गुण धर्म समान नहीं है या जिनका उच्चारण स्थान भी अलग अलग हो जाता है कई गुणों के आधार पर या जाति के आधार पर, एक ही वर्ग में आते हैं अ आ इ ई उ ऊ और ए आई ओ औ, ये विजातीय स्वर कहलाते हैं। अब स्वर के भेद का अंतिम आधार है प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर स्वर दो प्रकार के हैं। प्रकृति के आधार पर स्वर दो प्रकार के हैं। एक है अनुनासिक, अनुनासिक जिन्हें हम सानुनासिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सानुनासिक। सानुनासिक कहा जाए या फिर अनुनासिक कहा जाए। अनुनासिक में भी मुख के साथ साथ नासिका से हवा बाहर आएगी, और सानुनासिक का भी अर्थ वही हुआ कि मुख विवर से जब हवा बाहर आती है तब नासिका का प्रयोग होता है। तो अनुनासिक या सानुनासिक एक है। और दूसरा भेद है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक या जिसे हम कह सकते हैं अनुनासिक। अनुनासिक। अनुनासिक यानी जिसमें नासिका का प्रयोग नहीं होता है, जिनके उच्चारण के समय जो हवा बाहर आती है वो केवल मुख विवर से आती है, इनको हम कह सकते हैं निर्नुनासिक। निर्नुनासिक भी कह सकते हैं या अनुनासिक भी कह सकते हैं। अब अनुनासिक कौन से होंगे, इस पर हमने पहले भी बात की है कि अनुनासिक वे स्वर है जिनमें हवा जो मुख विवर से निकलती है उसके साथ साथ कुछ मात्रा में नासिका से भी बाहर आती है। तो हवा मुख के साथ नासिका से भी निसृत होना। जैसे हम अ बोलते हैं तो केवल हमारे मुख विवर से ही हवा बाहर आई, लेकिन हम बोले तो अ बोलेंगे तो इसमें मुख और नाक दोनों का प्रयोग होगा। इस प्रकार की जो ये ध्वनियां हैं ये अनुनासिक या सानुनासिक कहलाती है। दूसरा है अनुनासिक या निर्नुनासिक। कौन से हो जाएंगे? हवा केवल मुख विवर से निसृत, यानी इसमें नासिका का कोई योगदान नहीं है। यानी जो व्यंजन हम साधारण रूप से बोलते हैं उनमें जो स्वर साथ में प्रयुक्त हो जाते हैं उन्हें हम अनुनासिक या निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे हम लिख दिया अ, आ, ई, ये सारे के सारे जो सामान्य स्वर है वे अनुनासिक या निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। इस प्रकार से हमने कई आधारों पर स्वरों के भेदों पर बात की। तो इससे जुड़ी प्रश्नोत्तरी देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है स्वर है, स्वर क्या है? सबसे पहले ही हमने बात कर ली थी कि स्वर है क्या। एक तो स्वर है अल्प प्राण, यानी प्राण वायु के आधार पर या श्वास के आधार पर, श्वास के आधार पर, यानी जब स्वर का उच्चारण किया जाता है तब बहुत कम समय लगता है, श्वास बहुत कम प्रयोग में आती है, इसलिए इन्हें कहते हैं अल्प प्राण। स्वरों को क्या कहते हैं? अल्प प्राण।
और जब स्वर बोले जाते हैं तब उनमें स्वर तंत्रियां झंकृत होती है। स्वर तंत्री अगर झंकृत हो रही है तो वो घोष या घोष व्यंजन या स्वर कहलाता है। तो स्वर जब बोले जाते हैं तब स्वर तंत्री झंकृत होती है, इस वजह से ये सघोष है या घोष वर्ण है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। फिर है निम्न में से पच स्वर कौन से हैं, यानी जीवा की स्थिति के आधार पर पच या अंतिम जो स्थान है हमारी जीवा का, उस भाग से निसृत होने वाली ध्वनियां कौन कौन सी है? आ और उ। अंतिम भाग से निसृत होने वाली ध्वनियां हैं आ एवं उ। और फिर है ऐसा स्वर जिसमें जिह्वा सबसे कम ऊपर उठती है एवं मुख विवर सर्वाधिक खुला रहता है। मुख विवर सर्वाधिक खुला रहता है, लगभग पूरा का पूरा मुख खुला रहता है, तो वो कौन सा होता है? विव्रत स्वर। और लगभग बंद रह जाए, पूरा का पूरा बंद जैसा मुख रहे, तो होगा संवृत स्वर। और दूसरे दोनों संवृत और विव्रत से जुड़े हुए हैं। फिर है उदासीन स्वर है। हम वृतमुखी और अवृतमुखी स्वर की बात जब मुखाकृति ओष्ठ आकृति के आधार पर कर रहे थे तब आया था उदासीन स्वर, जिसमें न तो मुख गोलाकार होता है न ही पूरा का पूरा मुख फैल जाता है। ऐसा स्वर कौन सा है? अ स्वर हमेशा उदासीन रहता है। फिर है विजातीय स्वर। विजातीय कौन से हैं? अ आ एक ही जाति के हैं, दोनों के उच्चारण स्थान के हिसाब से या बोलने के हिसाब से, गुण के हिसाब से एक जैसे हैं। ई एक जैसे हैं, उ भी एक जैसे हैं, लघु और दीर्घ का ही अंतर है। लेकिन ए और आई दोनों अलग अलग है, गुण और प्रकृति इनकी अलग है, इसलिए इसमें ए आई उत्तर हो जाएगा। उधर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के समय मांसपेशियों में सर्वाधिक दृढ़ता या तनाव रहता है। तो यहाँ पर स्वर का विभाजन कौन सा है? मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार। मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर यह पूछ रहा है कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के समय मांसपेशियों में सर्वाधिक दृढ़ता है या तनाव है, तो सीधी सी बात है दृढ़ स्वर होगा। और सबसे कम तनाव है या सबसे कम खिंचाव महसूस हो रहा है किसी स्वर के उच्चारण में, तो हो जाएगा शिथिल। और दोनों के मध्य की या औसत स्थिति अगर हम देख रहे हैं तो होगा मध्यम स्वर। अपने आप उच्चारित होने वाली स्वतंत्र ध्वनि क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है। व्यंजन तो हमेशा स्वर की सहायता से ही उच्चारित होते हैं और कुछ किसी न किसी बाधा के साथ ही मुख विवर से बाहर आते हैं। और ताड़न जात हम कहते हैं उस शब्द को जो फारसी प्रभाव से अपने इधर भारत में आया, और संयुक्त वर्ण अपने हिंदी में 4 है। निम्न में से वर्तुलित स्वर नहीं है। वर्तुलित यानी जिसमें होठ पूरे के पूरे गोलाकार हो जाते हैं, तो उ ओ अ ये सारे के सारे वर्तुलित है। लेकिन अ क्या है? उदासीन। अ जो है वो है उदासीन। अ किस प्रकार का स्वर है? उदासीन। जिह्वा की ऊंचाई या मुख खुलने के आधार पर स्वर कितने हैं? कौन से? संवृत, अर्ध संवृत, विवृत एवं अर्ध विवृत। और उन्हीं के वापस नाम थे उच्च, उच्च निम्न, निम्न और निम्न उच्च। वे 4 थे और 4 ऑप्शन किसमें है? डी राइट है बिल्कुल। अब है मात्रा के आधार पर स्वर का भेद नहीं है। मात्रा के आधार पर यानी समय के आधार पर, कितना समय लगता है उसके आधार पर। ह्रस्व स्वर सबसे कम मात्रा 1 मात्रा का समय, दीर्घ में 2 मात्रा और प्लूत में 3 मात्रा का समय लगता है। तो ये 3 भेद हो गए। मध्य स्वर जो है
वो जीवा की स्थिति के आधार पर मध्य स्वर होता है। इस प्रकार से ये अपने प्रश्न रहे।